खबर आपको बता दें कि गृह मंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है। आईटीबीपी की निकटतम 3 टीमों को मौके पर भेजा गया है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी को और साथ में एनडीआरएफ की 4 टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है। इन टीम्स को रवाना करने का उद्देश्य ये है कि इनकी टीम्स और ये टुकड़ियां ट्रेंड होती हैं राहत कार्य में। उसके साथ साथ जो भी समस्या हो, चुनौतियां हो, वहां की पहाड़ों में भूस्खलन की और उसके साथ मलबा और तबाही की, उस राहत कार्य में इन टीम्स की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आईटीबीपी की ट्रेनिंग होती है पहाड़ी इलाकों में, खास तौर से पूर्वोत्तर भारत में आईटीबीपी की तैनाती होती है। सिनो इंडिया बॉर्डर पर यानी कि चीन के साथ जो भारत की सीमा है उस पर अधिकतम तैनाती होती है। लेकिन आईटीबीपी की खासियत और विशेषता ये होती है कि वो पहाड़ी इलाकों में बखूबी काम कर सकते हैं और उन सारी चुनौतियों से वाकिफ होते हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टुकड़ियां हर तरह की आपदा को हैंडल करने में और उसे बेहतर, वहां की स्थितियों को बेहतर करने में चैंपियंस मानी जाती हैं। भारत की टीम सिर्फ भारत में ही नहीं एनडीआरएफ बल्कि देश विदेश में कार्यरत रही हैं अलग अलग राहत कार्यों में। भले ही नेपाल अर्थक्वेक हो और अफ्रीका हो, कई ऐसे दूसरे देश हैं जहां पर भेजा जाता है एनडीआरएफ की टीम्स को। एनडीआरएफ की टीम्स की ट्रेनिंग बखूबी होती है क्योंकि एक और जहां उनकी ट्रेनिंग होती है इस तरह की आपदाओं में रक्षा कार्य, सुरक्षा कार्य, राहत कार्य के लिए, तो वहीं दूसरी ओर ये 4 टुकड़ियां बखूबी जानती हैं कि जमीनी स्तर पर इस समय क्या जरूरी है। 3 बातें आपको समझना बहुत जरूरी होगा कि पहाड़ों में भूस्खलन होता है, पहाड़ों में इस तरह से बादल फटते हैं, लेकिन बादल किस इलाके में किस समय फटे हैं ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके कारण तबाही की तस्वीरें पूरी तरह बदल जाती हैं। पिछली बार कुछ वर्षों पहले जब इस तरह से बादल इसी इलाके में फटे थे तो करीब जून के महीना था, जिस समय छुट्टियां होती हैं, ऐसे में तबाही का मंजर कई गुना ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर अगस्त का महीना है तो क्योंकि सैलानियों की भीड़ थोड़ी कम होती है बाकी सारे समय से, तो संभवतः नुकसान कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन नुकसान हुआ बहुत है। नदी किस तरह से अपना रास्ता बना लेती है, एक छोटी सी नदी जब बादल फटने के साथ अपनी ताकत बढ़ा लेती है तो रास्ते में जो आता है उसे खत्म करती चली जाती है। इमारतों को मलबे में बदल देती है, बिजली के खंभों को जमीन पर धराशायी कर देती है। बादल फटने से बाद की तबाही, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा दिख रहा है, गाड़ियां तो ऐसे बह रही हैं जैसे कागज की नाव बहती है नदी में, सिर्फ उसी तरह से बहती हुई निकल जा रही हैं। पता ही नहीं लग रहा है कि ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हादसे का जायजा लेते हुए आला अधिकारी, पुलिस और प्रशासन की लगातार हो रही बैठकें, रेस्क्यू ऑपरेशंस हो या फिर राहत कार्य और बचाव कार्य, ऐसा संभव हो सकता है कि इन इमारतों में अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हों। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से पहले राहत कार्य अलग तरह से होते थे, लेकिन अब जियो लोकेशन मिल जाती है, जीपीएस के साथ साथ तस्वीरें मिल जाती हैं और सैटेलाइट इमेजेस से बहुत फायदा होता है रेस्क्यू ऑपरेशंस में। और खास तौर से क्योंकि सेना के जवान वहां पहुंच चुके हैं, जिसमें हम आपको चौथी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बचाव अभियान में इस समय जुटी हैं सेना की टुकड़ियां। और अब आपको दिखा रहे हैं कि थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री अजय टमटा से एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए क्या कहा। हमारे साथ इस वक्त सतीश जी केंद्रीय मंत्री अजय टमटा भी हैं। टमटा साहब, ये एक बार फिर भारी त्रासदी हमने देखी बरसात के दिनों में उत्तराखंड में। आपको क्या लगता है, क्या वजह है, और ये जो भारी निर्माण आप देख रहे हैं नदी के दोनों तरफ, ये सब सरकारों के सामने होता रहा है? क्या कभी इससे निपटने की कोशिश की गई? और ये जो घटना है इसके बारे में आपके पास ताज़ा जानकारी क्या है?